Assalamu alaikum dear students, welcome to Concept Tutors Academy. I am your chemistry tutor. Dear students, हम लोग periodic table of elements and periodicity का चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। ये इस सीरीज़ का 4th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और क्वेश्चन स्टडी करेंगे वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई ग्रुप 3A एलिमेंट्स हैव लेसर आयोनाइजेशन एनर्जी देन ग्रुप 2A एलिमेंट्स। तो इसी क्वेश्चन को रीफ्रेज करके तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एक्सप्लेन दैट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर बोरॉन इज लेस देन एज कंपेयर टू बेरिलियम, या आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन मैग्नीशियम। नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, वाई ग्रुप 6A एलिमेंट्स हैज लेस आयोनाइजेशन एनर्जी देन ग्रुप 5A। इसी क्वेश्चन को रिफ्रेज किया जा सकता है, एक्सप्लेन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, या आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर इज लेस देन फास्फोरस। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक के लिहाज से। तो चलें बेटा बारी बारी इन सब टॉपिक्स को करते हैं। वीडियो को मज़ीद देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, गिव इट्स फैक्टर्स एंड ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करना है, इसके फैक्टर्स बताने हैं कि किस किस चीज़ पे ये डिपेंड करती है, और इसके ट्रेंड्स बताने हैं कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स में ये किस तरह से चेंज होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन की ज़रूरत होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में जाने से पहले हम लोग देखते हैं आयोनाइजेशन क्या होती है। लेट से हमारे पास कोई भी एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर उसके शेल्स हैं। तो ये एग्जांपल हम सोडियम एटम की अगर लें तो फर्स्ट शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अब अगर हम लोग इसको एनर्जी देकर तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस बच जाएगा, फर्स्ट शेल बच जाएगा, सेकंड शेल बच जाएगा और थर्ड शेल में से क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है तो अब ये शेल ख़त्म हो जाएगा और बस 2 शेल्स बच जाएंगे। इन 2 शेल्स में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। तो अब क्या हुआ, पहले सोडियम एटम था, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है। तो ये सोडियम एटम से सोडियम आयन में चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन का प्रोसेस बेटा आप लोगों ने देख लिया कि एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके आयन बनाना आयोनाइजेशन कहलाता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन देखें, अगर हमारे पास गैशियस आइसोलेटेड एटम हो, गैशियस हो, गैशियस स्टेट में हो और दूसरा एटम तन्हा हो, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, तन्हा हो, और उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी यूज होगी उसको हम क्या कह देंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो किसी भी आइसोलेटेड एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और मोनो पॉजिटिव आयन बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कह देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए बेटा, आयोनाइजेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आयोनाइजेशन एनर्जी की टाइप्स देखें तो फर्स्ट टाइप है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। न्यूट्रल एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालकर उसे मोनो पॉजिटिव आयन बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या कहलाएगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। शर्त क्या है डियर स्टूडेंट्स,
कि जिस एटम में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो गैशियस आइसोलेटेड एटम होना चाहिए। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मिसाल के तौर पे मैग्नीशियम एटम है, इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा। तो गैशियस आइसोलेटेड एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके मोनो पॉजिटिव आयन बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं बेटा। अब मोनो पॉजिटिव आयन आपके पास पहले से मौजूद है, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करें और इसे डाई पॉजिटिव आयन में चेंज करें, तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या कहलाएगी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस मोनो पॉजिटिव आयन। मोनो पॉजिटिव आयन का मतलब है ऐसा आयन जिसके ऊपर पहले से ही पॉजिटिव आयन चार्ज है, इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है इसको डिस्कस करते हैं। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन बिकॉज नाउ देयर इज ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स देन इन द न्यूट्रल एटम। देखिए बेटा, मैग्नीशियम एटम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो न्यूट्रल एटम में 12 इलेक्ट्रॉन्स को 12 प्रोटॉन्स जो है वो अट्रैक्ट कर रहे थे। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो अब रिमेनिंग 11 इलेक्ट्रॉन्स है मैग्नीशियम मोनो पॉजिटिव आयन में। 11 इलेक्ट्रॉन्स को 12 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर प्रोटॉन्स का यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसका साइज न्यूट्रल एटम से छोटा हो जाएगा। तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होगा, लिहाजा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। देखें बेटा, मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 738 किलो जॉल पर मोल होती है, जबकि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी तकरीबन डबल के करीब है, दैट इज 1451 किलो जॉल पर मोल। तो फैक्टर्स में बेटा सबसे पहला है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक साइज से इसका रिलेशन इनवर्स रिलेशन है। एटॉमिक साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस हमें पता है बढ़ता है। शुरू में एटम छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं। तो जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। ग्रेटर द एटॉमिक साइज स्मॉलर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर बेटा न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। मिसाल के तौर पे जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मुश्किल हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। थर्ड फैक्टर बेटा शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रिमूवल आसान होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट के साथ इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन इनवर्स होता है। ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट स्मॉलर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखें बेटा, शील्डिंग इफेक्ट आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि लेट से ये सोडियम एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन है ये आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। जब इसको रिपेल करेंगे
तो इसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है। ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की जो कमी है इसको हम क्या कह देते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कह देते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट बेटा जितना ज़्यादा होगा, इनर इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन जितनी ज़्यादा होगी, उतना आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। चौथा फैक्टर देखें बेटा, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स की बात करें तो एस ऑर्बिट जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होती है, क्योंकि इसका साइज जो है वो कम होता है। एस ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होते हैं। पी ऑर्बिटल की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एस से कम होगी, उसके बाद डी ऑर्बिटल की उससे कम और एफ ऑर्बिटल की सबसे कम होगी, अगर इनके साइज के लिहाज से देखा जाए। इसके साथ साथ नेचर ऑफ ऑर्बिटल में एक और चीज़ भी हम देखेंगे, हाफ फील्ड, फुल फील्ड और पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स। पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होता है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता है। पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर हम लोग पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स की बात करें तो इसका मतलब है ना उस शेल में इलेक्ट्रॉन हाफ है ना फुल है, ठीक है। हम एग्जाम्पल के तौर पे पी ऑर्बिटल को डिस्कस करते हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, पी ऑर्बिटल जो है इसमें पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में 6 है, इसका हाफ क्या होगा 3। तो अगर पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हो या 6 हो तो फिर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड पी ऑर्बिटल्स या कोई भी ऑर्बिटल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर पी ऑर्बिटल में 1, 2, 4 या 5 इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये पार्शियली फील्ड है। जब ये पार्शियली फील्ड है तो फिर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, आसानी से आयोनाइज हो जाएगा। P1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये ग्रुप 3 में होती है। P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 4 में होती है। P4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 6 में होती है और P5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 7 में होती है। तो इन ग्रुप्स में आयोनाइजेशन एनर्जी रिलेटिवली कम होगी, जबकि P3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये ग्रुप 5 में होती है और P6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 8 में होती है। तो ये जो दो ग्रुप्स हैं इनके एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जीज ज़्यादा होंगी और इन ग्रुप्स के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। नेक्स्ट बेटा देखिए मेटेलिक रिएक्टर। जैसे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी, मेटेलिक रिएक्टर जो है वो कम होता जाएगा। मेटेलिक रिएक्टर होता क्या है? मेटेलिक रिएक्टर किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की एबिलिटी होती है। जितना कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आसानी से रिमूव करेगा उतनी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी और मेटेलिक रिएक्टर ज़्यादा होगा। 10 मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी बट नॉन मेटल्स हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटलाइट्स की अगर बात करें तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल्स और नॉन मेटल के इन बिटवीन होगी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा कौन सा एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो अगर किसी एलिमेंट का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में गैप बहुत ज़्यादा है तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 शो करेगा। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कम है तो फिर वो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 भी शो करेगा। और अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में गैप बहुत कम है तो फिर ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा।
अब इसको एग्जांपल्स को देखते हैं। द एनर्जी गैप बिटवीन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कैन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम। जो एनर्जी गैप्स हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के, कौन सा एलिमेंट क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। फॉर एग्जांपल सोडियम जो है इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप जो है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, लिहाजा ये हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी शो करेगा। मैग्नीशियम की बात करें तो इसका फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, स्मॉल एनर्जी गैप होता है, तो ये फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर देगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज़ हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की, सेकंड की, थर्ड की, ये हमें बताती हैं कि कोई एलिमेंट क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ में डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है तो ये मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी शो करेगा, और अगर आयोनाइजेशन एनर्जीज में गैप बड़ा है यानी फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में गैप बड़ा आ गया तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी शो करेगा। अगर इन दोनों के दरमियान गैप इतना बड़ा नहीं है तो फिर ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट शो करेगा। अगर अब फर्स्ट और थर्ड में भी इतना ज़्यादा गैप नहीं है, ये तीनों आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ करीब है, तो फिर एलिमेंट जो है वो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी शो करेगा। ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत बड़ा गैप होता है, लिहाजा वो हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी शो करते हैं। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स का फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में इतना बड़ा गैप नहीं होता, लिहाजा वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी शो करते हैं। ग्रुप 3A के जो एलिमेंट्स हैं इनका जो गैप है सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का वो इतना बड़ा नहीं होता, लिहाजा ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी शो करते हैं। ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल को देखें तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। रीजंस देखें बेटा। नंबर 1, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप की बात करें, हाइड्रोजन के पास 1 शेल है, लिथियम के पास 2 शेल्स है, सोडियम के पास 3 शेल्स है, पोटाशियम के पास 4 शेल्स है, और डाउन द ग्रुप मजीद शेल्स बढ़ते जाएंगे। तो शेल्स बढ़ने की वजह से ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, तो टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, शेल्स बढ़ने से एटॉमिक साइज भी बढ़ जाएगा। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो डेफिनेटली आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। थर्ड बेटा, इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, तो जैसे जैसे बेटा इनर शेल्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट यानी इनर इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन भी बढ़ती जा रही है। तो लिहाजा बेटा टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन, तो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे इनर शेल्स की इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियस की ऑटोमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन कम होती जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को ऑटोमोस्ट शेल में से रिमूव करना आसान होता जाएगा, लिहाजा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। पीरियड्स में बेटा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों इंक्रीज करती है? नंबर 1, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते जाते हैं। अगर हम लोग पीरियड नंबर 2 की बात करें तो पीरियड नंबर 2 में पहले ग्रुप में लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, उसके बाद बोरॉन आता है तो उसका एटॉमिक नंबर 5 है, बोरॉन के बाद जो है नेक्स्ट कार्बन आता है, 6 एटॉमिक नंबर है, फिर उसके बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है तो उसका एटॉमिक नंबर 7 है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसके बाद फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। तो लेफ्ट टू राइट जब हम लोग मूव कर रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन ऑटोमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स में बढ़ती जाएगी और इसके साथ साथ जो है आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट बेटा, डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो है
इनका साइज कम होता जाता है। जब एटॉमिक रेडियाई का साइज कम होता जाएगा, एटम का साइज कम होता जाएगा, तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन जो है वो बढ़ती जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो ट्रेंड्स की अगर बात करें तो ट्रेंड्स में बेटा ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, पीरियड में लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। बेटा इस क्वेश्चन का हम पहले भी आंसर देखा है, वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन। तो आंसर में हमने क्या देखा था बेटा, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। जब फर्स्ट आयोनाइजेशन हो गई तो उसमें के बाद जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो कम रह गए, अब उन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो रिमूवल जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मोनो पॉजिटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। अब रीज़न की तरफ चलें बेटा, सेकेंड आयोनाइजेशन इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन बिकॉज now there is greater nuclear attraction on the remaining electrons than in the neutral atom। पहले बेटा न्यूट्रल एटम में 12 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम की एग्जांपल लें तो 12 इलेक्ट्रॉन्स को 12 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे थे। अब मोनो पॉजिटिव आयन में 11 इलेक्ट्रॉन को 12 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है मोनो पॉजिटिव आयन में। तो अब सेकंड आयोनाइजेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैग्नीशियम की एग्जांपल देखें तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से तकरीबन डबल है। देखिए बेटा क्वेश्चन है कि ग्रुप 3A के जो एलिमेंट्स हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है ग्रुप 2A की निस्बत। तो ग्रुप 2A में बेटा s ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होता है। जब कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ग्रुप 3A में p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये पार्शली फील्ड है। अगर 3p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते तो हाफ फील्ड कहलाता, 6 होते फुल फील्ड कहलाता। तो इन केसेस में इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती। कब आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जब ऑर्बिटल फुल फील्ड हो या हाफ फील्ड हो। तो ग्रुप 2A में एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1ns2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होती है, ns2। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 होगी तो s ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है। जब s ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल p की बात करें तो ग्रुप 3A में p ऑर्बिटल पार्शियल फील्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान है, लिहाजा जो ग्रुप 3A के मेंबर्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अगर बात करें ग्रुप 2A की तो उसमें जो s ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फील्ड है, ns2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी सभी एलिमेंट की, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है। यही वजह है कि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ग्रुप 3A के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और ग्रुप 3A के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, वाई ग्रुप 6A हैज़ लेसर आयोनाइजेशन एनर्जी देन ग्रुप 5A। तो बेटा वही बात आ गई, ग्रुप 6A के एलिमेंट्स जो हैं इनमें p ऑर्बिटल पार्शली फील्ड है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np4 है। अब यहाँ पे p ऑर्बिटल जो है ना तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है यानी फुल फील्ड है, ना ये हाफ फील्ड है यानी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है। तो अब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगी। अगर हम लोग ग्रुप 5A की बात करें तो ग्रुप 5A के जो मेंबर्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np3 है। p ऑर्बिटल में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 टोटल आ सकते हैं, तो अब ये हाफ फील्ड हो गया। जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। यही वजह है बेटा कि ग्रुप 6A के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ग्रुप 5A के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। क्या रीज़न देखिए बेटा, अगर ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड या फुल फील्ड है आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, जैसे कि ग्रुप नंबर 5A में हो रहा है। और अगर p ऑर्बिटल या कोई भी ऑर्बिटल पार्शली फील्ड है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स
आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।